नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए सामान्य अध्ययन यानी जीएस का क्लास करेंगे। संपूर्ण जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस क्लास में देखने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि पेपर में छपेंगे, तो पूरा क्लास आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट लिया है जो कि आपके पेपर में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक और शेयर कर देना। साथियों, आपको बता दें ये जो 100 क्वेश्चन है मैंने सभी मिक्स लिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके सब कुछ मिक्स है, जो कि जिस टाइप से क्वेश्चन आयोग आपसे पूछेगा उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने पे आज इस क्लास में लिया है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। यानी भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा लक्षण है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो ध्यान से देखिए, यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। बात करें अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। साथियों, हड़प्पा कालीन समाज जो था वो किन वर्गों में विभक्त था, किन 4 वर्गों में, वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो हड़प्पा कालीन समाज इन 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है। ध्यान दीजिए, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश भगवती। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक जगदीश भगवती जी हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी है। यानी इनमें से कौन है जिन्होंने सुबह आजादी नामक कविता लिखी है। तो देखिए, करेक्ट होगा फैज अहमद फैज ने। फैज अहमद फैज के द्वारा यह कविता लिखी गई है, सुबह आजादी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो देखिएगा, विश्व का जो पहला गणतंत्र है वो वैशाली में स्थापित किया गया था और किसके द्वारा। तो राइट होगा लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो ध्यान से देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। तो देखिए, यहां करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारण कौन सा है। तो देखिए, उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारण इनमें से क्या हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट होगा साथियों पूंजी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पूंजी, याद रखिएगा। आगे देखिए, मोपला आंदोलन कहां हुआ था। और एक चीज याद रखना कि मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था। आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कहां हुआ था। तो देखिए, मोपला आंदोलन जो है ये मालाबार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट, केरल। आगे नेक्स्ट है, 1950 में विश्व निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था। वर्तमान में यह लगभग कितना है। तो देखिए, वर्तमान में 2% है साथियों। देखिए, पूरे संसार में जो देश है, मतलब कंट्रीज है, वो जो दूसरे देशों को कोई भी चीज निर्यात करती है उसके हिसाब से भारत पूरे विश्व में कितना प्रतिशत अपना योगदान देता है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में 2% आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां राइट आंसर होगा, स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो देखिए, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 21 में। याद रखिए, संविधान के भाग 21 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो कुषाणों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा वह शासक कौन था। तो देखिए, राइट होगा कड़फिसस द्वितीय, कुजुल कड़फिसस द्वितीय, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन से 3 वेद हैं जो कि संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो देखिए वैसे तो 4 वेद हैं, लेकिन आपसे पूछा यह जा रहा है कि संयुक्त रूप से कौन से 3 वेद हैं जो त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वैसे 4 वेदों में एक और वेद आपका होता है अर्थववेद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो देखिए निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खाने खाना का। आगे देखिए, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 1822 में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1822। आगे देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर में, याद रखिए मगहर या वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? यानी तैमूरलंग के आक्रमण के बाद भारत या तैमूरों के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा राज्य है जो कि स्थापित हुआ था? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा सैयद वंश। याद रखिए खिज्र खां सैयद ने सैयद वंश की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ध्यान दीजिए, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो राइट होगा जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों। आगे देखिए, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो देखिए सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो करेक्ट होगा शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ध्यान से देखिएगा, भारत की जो संविधान सभा है ये साथियों किसके अनुसार गठित की गई थी? तो राइट होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो याद रखिए भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है साथियों नहरें। याद रखिए नहर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो याद रखिए अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वेन सांग ने किसे शिलादित्य कहा था? साथियों वेन सांग जो कि एक चीनी यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। तो सिंपल सी बात है कि इन्होंने हर्षवर्धन को ही शिलादित्य कहा होगा। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। आगे देखिए, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? तो ध्यान दीजिए, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कार्ल मार्क्स ने। आगे देखिए, अर्थव का अर्थ क्या होता है? तो साथियों अर्थव जैसे कि एक वेद का नाम है अर्थववेद, तो ये जो अर्थव शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो ध्यान देना, अर्थव का अर्थ होता है पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर बिहार आता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सबसे परिवर्तनीय है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 में, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हल्दी घाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखिए हल्दी घाटी बैटल जो है ये 1576 में लड़ा गया था साथियों, और इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, यानी महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप यानी मसविरा समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए मसविरा यानी प्रारूप समिति के कुल जो है ना 7 सदस्य थे, याद रखना कुल 7 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहेब आम्बेडकर। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? तो देखिएगा साथियों अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर ये तो थे, डीपी गेता खेतान भी थे और केएम मुंशी तो थे ही। सरदार पटेल मसविरा समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार यूपी पुलिस में एक वर्दी आपके शरीर पर जरूर जचेगी। तो ध्यान दीजिए, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश में। और कब? तो साथियों 1956 में, याद रखना। आगे देखिए, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? वही चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी 846 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पूछा यह जा रहा है कि चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कुलंजू। याद रखना, चोल काल में जो सोने के सिक्के होते थे वो कुलंजू कहलाते थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इनमें से वो कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, परिशिष्ट पर्वन में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के। अभी मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। देखो, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य, है ना, या विष्णुगुप्त आप बोल सकते हैं। और चाणक्य किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो साथियों, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, देखिए ये प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो ध्यान दीजिएगा, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो करेक्ट होगा साथियों राजस्थान का, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? यानी रेल विभाग का एक अलग बजट कब से प्रारंभ हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए 1925 में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त यानी देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था या किसने शुरू किया था? तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो याद रखना लॉर्ड कर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी जो है ये हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? ध्यान से देखिए साथियों, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। आप सभी प्यारे साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है साथियों, प्लीज आप लोग सभी क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? अब देखिए कोझिकोड जो है ना, आपने पढ़ा होगा कि 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे कहाँ पर? कालीकट में। तो कालीकट जो आप पढ़ते हैं ना, तो कालीकट का ही ये नया नाम है कोझिकोड और ये केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, केरल। अगला है, भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कल मैंने सुपर मैराथन क्लास आपको करवाया था, लाइव क्लास, जिसमें संविधान के 200 प्रश्न मैंने कराए थे, है ना, रात में। और देखिए उसमें मैंने आपको कल बताया था कि साथियों संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 के अंतर्गत किया गया है और अनुच्छेद पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा, प्याज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है साथियों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति का है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? याद रखिएगा, महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास आपको करवा रही है। अगला, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो ध्यान दीजिएगा, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? राइट होगा साथियों 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 1975 में, ठीक है, 1975 में। आगे देखिए, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो देखिए, इनमें से किसको अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को, ऑप्शन नंबर बी माधवराव। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? चीन में, ऑप्शन नंबर ए। और याद रखना, सबसे अधिक मोबाइल फोन का उत्पादन भी चीन में ही होता है। नेक्स्ट है, तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो साथियों राइट होगा देवेंद्रनाथ टैगोर से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट, जो कि कोलकाता अधिवेशन है ना, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1917 में अध्यक्ष बनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 1917 में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? तो देखिएगा, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 में आरंभ हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए, इनमें से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो चंडीगढ़ भी है, पुडुचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है, त्रिपुरा नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान का भाग तृतीय किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था कि साथियों संविधान का जो भाग 3 है वो मूल अधिकार से संबंधित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में किया गया है, याद रखना। मूल अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भाग 4 का ए में या क में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये भाग 4 में है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था? तो इनमें से वो कौन से पाल शासक हैं जिन्होंने गुजराती कवि सोड्डल ने जिसको जो है ना गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा धर्मपाल को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो हिंदू मुस्लिम की एकता, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी सामवेद को। आगे देखिए, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो साथियों खारवेल, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है ना, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो भाई 1904-05 में कौन वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रस्तावना। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो इनमें से वो कौन सा भाषा है जिसका ज्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? तो राइट होगा पाली भाषा का, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो साथियों देखिए, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, किसने महिलाओं के लिए बामाबाधिनी पत्रिका निकाली थी? तो महिलाओं के लिए बामाबाधिनी नामक पत्रिका किसने निकाली थी? याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारत में बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है और ये औरंगाबाद में स्थित है। याद रखना, ये जो बीबी का मकबरा है इसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, द्वितीय ताजमहल। आगे देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो भाई देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में हुई थी और किसने की थी? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था?
तो साथियों देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा दंती दुर्ग या दंती बर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस को बर्खास्त किया गया था? तो निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक है जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो करेक्ट होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? अब सूरत की फूट 1907 में हुई थी, है ना, और इसके बाद कांग्रेस जो है ना साथियों, याद रखना, नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी, ऑप्शन नंबर बी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो देखिए, जो पल्लव शासक थे ना दक्षिण भारत के, उनकी राजभाषा क्या थी ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्राचीन काल में निष्क के नाम से किसको जाना जाता था? तो प्राचीन इतिहास में निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सोने के आभूषण को। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध था चीनी घोटाला से। चीनी घोटाला की जांच के लिए ज्ञान प्रकाश समिति गठित की गई थी। आगे देखिए, किसने, देखिए, ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की है? तो भाई ऋगार्थ दीपिका की रचना किसने की है? तो याद रखिए वेंकट माधव ने, ऑप्शन नंबर डी वेंकट माधव करेक्ट होगा। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो देखिए, सातवाहन शासकों के समय में जो मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो याद रखना सीसा के, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए सीसा। आगे देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? देखिए, कोलार स्वर्ण खदान जहां से भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है या खनन होता है, और ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा कर्नाटक। अगला, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो देखिए करेक्ट होगा गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में गर्म दल या आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, भारत में गर्म दल या आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो देखिएगा, इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां साथियों तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? याद रखिएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो ये किसका कथन है? तो साथियों वेन सांग ने इस कथन को कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो देखिए, प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जो है ये किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अगला है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो याद रखिए साथियों पल्लवों की, करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए पल्लव। अगला है, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो देखिए, भारत का वो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, जहां पर आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई जो प्रतिमा है वो कौन सी है? तो देखिए, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में जो सबसे अधिक विख्यात हुई थी वो थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा ये क्या था? तो साथियों ये तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था, करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में अघन्य यानी बद योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो याद रखिएगा गाय के लिए। गाय में यह बोला गया कि जो ऋग्वेद में यह बोला गया है कि गाय को बद नहीं कर सकते हैं, बद योग नहीं, अघन्य, है ना। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो याद रखना ब्रिटेन के सम्राट से, करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो देखिएगा, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती शाइस्ता खां ने भेंट की थी, ऑप्शन नंबर बी शाइस्ता खां ने।
अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो पहली बार 1949 में अवमूल्यन हुआ, दूसरी बार 1966 में हुआ और तीसरी बार 1991-92 में हुआ, जो कि 2 चरणों में हुआ, तीसरा वाला। ठीक है, तो अब तक 3 बार हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3 बार। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो साथियों देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो साथियों देखिए, दिल्ली के वो कौन से सुल्तान है जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति ये कहाँ के शासक थे? तो भाई उपनिषद काल के जो राजा थे ना अश्वपति, याद रखना ये केकई के राजा थे, केकई, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देखिए, हड़प्पावासी के जो लोग थे इनमें से किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो करेक्ट आंसर होगा कपास के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कपास। अंतिम क्वेश्चन है आज के क्लास का, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिए साथियों, 1857 का विद्रोह जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई से, है ना, और इसको किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आज की इस क्लास में पूरे 100 प्रश्न थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों के लिए ही। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और साथियों अगर क्लास पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला देना अपने सभी दोस्तों के साथ। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।